वीडियो में हम लोगों ने खनिज एवं अयस्क टॉपिक के अंतर्गत खनिज क्या होता है, अयस्क के बारे में एवं मैट्रिक्स एवं आधात्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने खनिज के बारे में पढ़ा था कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं, या जिन्हें खानों से खोदकर प्राप्त किया जाता है खनिज कहलाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अयस्क के बारे में पढ़ा था। तो अयस्क क्या होता है? वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से होता है या कम खर्चे में हो जाता है, अयस्क कहलाता है, जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स या आधात्री के बारे में पढ़ा था। तो आधात्री क्या होता है? खनिजों में कंकड़, पत्थर, बालू आदि उपस्थित होते हैं, जिन्हें आधात्री कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने अयस्कों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 4 प्रकार के अयस्कों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला था ऑक्साइड अयस्क, दूसरा था सल्फाइड अयस्क, तीसरा था कार्बोनेट अयस्क और चौथा क्लोराइड अयस्क के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अयस्कों के सांद्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो अयस्क से अनावश्यक पदार्थ का पृथक्करण करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी कि अयस्क जो होता है उसमें धातु उपस्थित होता है, तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। तो अयस्क का सांद्रण हम लोग देखते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील धातुएं और निम्न क्रियाशील धातुएं। तो उच्च क्रियाशील धातुएं जो होती हैं उनका सांद्रण करने के पश्चात गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे हमें अगले स्टेप में शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। और दूसरा जो है मध्य क्रियाशील धातुएं, इनमें सबसे पहले जो सांद्रण अयस्क का सांद्रण करने के पश्चात जो प्राप्त होता है उसमें 2 प्रकार के अयस्क प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला कार्बोनेट अयस्क प्राप्त होता है और एक सल्फाइड अयस्क। तो जो कार्बोनेट अयस्क होता है उसका निस्तापन किया जाता है और जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका भर्जन किया जाता है। भर्जन और निस्तापन के पश्चात धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके पश्चात धातुओं का अपचयन करने से शुद्ध धातु प्राप्त होता है। धातु का अपचयन करेंगे, उसके बाद धातु का शोधन किया जाता है, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। और तीसरा है निम्न क्रियाशील धातुएं, जिसके अंतर्गत कॉपर, गोल्ड और सिल्वर आता है। इनमें सल्फाइड की अशुद्धियां मिली होती हैं, इसका भर्जन करते हैं और भर्जन के पश्चात धातु का परिष्करण करते हैं, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, जिसमें लगभग 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि धातुओं में जो अशुद्धियां होती हैं उनके आधार पर धातुओं को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है उच्च क्रियाशील धातुएं, जिसके अंतर्गत पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आता है। दूसरा है मध्य क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील धातुएं जिसके अंतर्गत जिंक, आयरन और पीबी या लेड आता है। और तीसरा हमने पढ़ा निम्न क्रियाशील धातुएं, जिसके अंतर्गत कॉपर, गोल्ड और सिल्वर आता है। तो जो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं, जिसमें पहले गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है, उसके पश्चात हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। और जो मध्य क्रियाशील धातुएं हैं उनमें 2 प्रकार के अयस्क होते हैं, एक होता है कार्बोनेट अयस्क और दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है और जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका भर्जन किया जाता है। यह दोनों प्रक्रिया के पश्चात हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है।
उसके पश्चात धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है और अपचयित धातु का शोधन किया जाता है, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तीसरा है निम्न अपक्रियाशील धातुएं, जिसके अंतर्गत कॉपर, गोल्ड और सिल्वर आता है। इसमें सल्फाइड के अयस्क होते हैं। इन अयस्कों का भर्जन किया जाता है। उसके पश्चात धातु का परिष्करण किया जाता है, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है, जिसमें लगभग 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर अयस्कों का सांद्रण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो इन धातुओं के लवण जैसे क्लोराइडों को द्रवित रूप में विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे धातु कैथोड पर तथा क्लोराइड एनोड पर मुक्त होती है। तो इन धातुओं के लवण जैसे क्लोराइडों को द्रवित रूप में विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे धातु कैथोड पर तथा क्लोराइड जो होता है एनोड पर मुक्त होता है। NaCl जो होता है, इसकी द्रवित रूप में अपक्रिया को देखेंगे। कैथोड जो होता है ऋणात्मक होता है और एनोड जो होता है धनात्मक होता है। तो सोडियम जो होता है यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाता है और क्लोरीन जो होता है यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनाता है। तो विद्युत अपघटन द्वारा कॉपर, टिन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण किया जाता है या शोधन किया जाता है। विद्युत अपघटन के द्वारा कॉपर, टिन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण किया जाता है। यह परिष्करण करने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध धातु की छड़ जो होती है उसको एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और धातु के लौड़ विलोन का उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। जब विद्युत अपघट्ट से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्ट से विद्युत आयन अपचयित होकर कैथोड पर तथा समान मात्रा में एनोड से शुद्ध धातु आयन के रूप में ऑक्सीकृत होकर विलयन में चली जाती हैं। यह चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक संपूर्ण धातु आयन अशुद्ध धातु की छड़ से घुलकर कैथोड पर निक्षेपित नहीं हो जाती हैं और अशुद्धियां जो होती हैं एकत्रित होकर एनोड के नीचे एनोड पंख या एनोड मड के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से सबसे समझेंगे, जिसमें कच्चे कॉपर का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो कच्चे कॉपर का विद्युत अपघटन, यहाँ पर एक टैंक होता है या जिसे बीकर भी कहते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा होता है और इसमें दो छड़ लगा देते हैं, जिसमें एक होता है एनोड का छड़ जिसको अशुद्ध धातु की छड़ कहते हैं और एक होता है कैथोड का छड़, और इसमें इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। और बैटरी से जोड़ने के पश्चात जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्धियां जो होती हैं एनोड के छड़ पर एनोड से कॉपर के आयन निकलकर कैथोड पर जमा होने लगते हैं। तो कॉपर के आयन जो होते हैं एनोड से निकलकर कैथोड पर जमा होने लगते हैं और अशुद्धियां जो होती हैं एनोड मंड या एनोड पंख के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है।
जिस प्रकार हमने ऊपर देखा कि जब विद्युत अपघट्ट से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु आयन अपचयित होकर कैथोड पर तथा समान मात्रा में एनोड से शुद्ध धातु आयन के रूप में ऑक्सीकृत होकर विलयन में चली जाती है। यानी कि एनोड से धातु आयन निकलकर कैथोड पर जमा होने लगते हैं धीरे धीरे, और यह चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक संपूर्ण धातु आयन कैथोड पर निक्षेपित नहीं हो जाते। यानी कि धातु आयन जो होते हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड छड़ से धातु आयन निकल कर कैथोड पर जमा होने लगते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि संपूर्ण धातु आयन कैथोड पर जमा ना हो जाएं, और अशुद्धियां जो होती हैं नीचे एनोड मड या एनोड पंख के रूप में बैठ जाती हैं। और यहाँ पर कैथोड जो होता है यह शुद्ध धातु का छड़ होता है, और एनोड जो होता है यह अशुद्ध धातु का छड़ होता है। इसके बाद हम लोग नीचे इसके रिएक्शन को देखेंगे। CuSO4 है तो यह Cu2+ और SO4- में परिवर्तित होता है। कैथोड पर जो शुद्ध धातु की छड़ कैथोड है उस पर कॉपर आयन जमा होने लगते हैं। यह एनोड से निकल कर आते हैं, इसलिए एनोड पर अपचयन होता है, और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्क से अनावश्यक पदार्थ का पृथक्करण करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। उसके बाद में हम लोगों ने अयस्कों के सांद्रण के बारे में धातुओं को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने उच्च क्रियाशील धातुओं के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम लोग कल मध्य क्रियाशील और निम्न क्रियाशील धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उच्च क्रियाशील धातुओं में सबसे पहले हमने गलित धातु का अपघटन किया, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हुआ। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर स्थित होते हैं उसके निष्कर्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जिसका विद्युत अपघटन विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद तो यहाँ से हमें शुद्ध कॉपर जो होता है वह कैथोड की छड़ पर शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।